पिछली कल की क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। तो हमने भारत में बंगाल क्षेत्र में जो गवर्नर हुए उनको हमने पढ़ लिया। गवर्नर के बाद आज से हमको पढ़ना है भारत के गवर्नर जनरल। भाई बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है? 1833 में। ठीक है, 1833 में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से कहानी चालू करना है। थोड़ा सा पेचीदा विषय है, बहुत सारे नाम है जिनसे आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 1828 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर कौन आता है? विलियम बेंटिक। लेकिन अभी वो केवल बंगाल क्षेत्र का गवर्नर जनरल था। कौन से क्षेत्र का गवर्नर जनरल था? बंगाल। अगर मैं आपसे भारत के मानचित्र की बात करूं तो आप देखेंगे कि अभी वो केवल इस क्षेत्र का गवर्नर जनरल था, लेकिन इस क्षेत्र के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। कब घोषित कर दिया जाता है? 1833 में। असल में 1833 में एक एक्ट आता है, एक कानून भारत में आता है। इस कानून का नाम होता है क्या? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है वो आप संविधान में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत में चार्टर का मतलब ये होता था कि हर 20 साल में आने वाला एक एक्ट, जैसे 1793 में आया, 1793 में आया एक चार्टर एक्ट, 1793 के बाद 1813 में आया, 1813 के बाद 1833 में आया। हर 20 साल में आता था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब होता है एक कानून। तो 1833 में भारत में एक चार्टर एक्ट आता है। वर्तमान में जो 1828 चल रहा है, 1828 में यहां पर विलियम बेंटिक जो है शासन कर रहे हैं बंगाल में। लेकिन जैसे ही 1833 जो सन लगता है, 1833 वर्ष आता है, इस वर्ष में चार्टर एक्ट भारत में आ जाता है, एक कानून भारत में आ जाता है ब्रिटेन से, और यहां के काम करने वाले गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप बताएंगे आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिक। अभी तक ये गवर्नर जनरल कहां के थे? बंगाल के, लेकिन अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर। अब आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो भी कौन है? अंतिम, विलियम बेंटिक। भाई देखो, ये अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है? विलियम बेंटिक। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कौन है? विलियम बेंटिक। ये आता कब है भारत में? 1828। कब आता है भारत में? 1828। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक। किसे कहा जाता है? जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बना था, उससे पहले यह कहां का गवर्नर जनरल था? मद्रास का। कहां का था? मद्रास। तो ये पहले कहां का गवर्नर जनरल था? मद्रास। ये पहले मद्रास का था। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब यहां पर एक सवाल और ध्यान रखना, विलियम बेंटिक ने भारत में काम क्या किए, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला इसने काम क्या किया था? फर्स्ट, इसने सती प्रथा का अंत किया था। कौन सी प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा। किसके सहयोग से? राजा राममोहन राय। या हम ये कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा के ऊपर बहुत सारे आंदोलन किए गए, जिनसे प्रभावित होकर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। कब अंत किया? सन 1829 में। कब अंत किया? 1829। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। और अगर आपसे बात करें, 1830 में एक साल के बाद ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। कौन सी प्रथा का अंत किया था? ठगी प्रथा। और ये किसके सहयोग से किया था? तो कर्नल स्लीमैन। किसके? कर्नल स्लीमैन। ये ध्यान रखिएगा, जल्दी बताएं, सती प्रथा का अंत किसने किया? ठगी प्रथा का अंत किसने किया? अब इसने एक और काम किया था कि भारत में सबसे जरूरी शिक्षा किसको बनाया? अंग्रेजी शिक्षा को। अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा का क्या बना दिया? माध्यम। और ये किसके सहयोग से बनाया? मैकाले। मैकाले संहिता। किस संहिता के आधार पर? मैकाले संहिता। तो मैकाले संहिता की तर्ज पर, मैकाले संहिता एक दस्तावेज है जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा के रूप में बदलने का प्रयास किया गया है। मतलब भारत में अब जो शिक्षा होगी उसका प्रमुख माध्यम कौन सी शिक्षा होगी? अंग्रेजी शिक्षा। ध्यान दीजिएगा,
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिक। ये पहले कहां का गवर्नर था? मद्रास। इसने सबसे पहले कौन सी प्रथा को बैन किया? सती प्रथा। किसके सहयोग से? राजा राममोहन राय। 1830 में ठगी प्रथा, किसके सहयोग से? कर्नल सलीम। किसके? कर्नल सलीम। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया, हाँ या ना? किसकी संहिता के आधार पर? मैकाले संहिता के आधार पर, हाँ कि नहीं? अब इसने आगे एक और काम किया, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। बहुत आईएमपी सवाल है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में कौन सा कॉलेज? मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की भाई? विलियम बेंटिक। और इसने सरकारी सेवाओं में जाति धर्म भेदभाव को खत्म कर दिया था। किसको खत्म किया था? जाति धर्म और भेदभाव का विरोध किया और उसे खत्म करने का प्रयास किया। तो ये था आपके सामने विलियम बेंटिक का कार्यकाल, जो 1828 से कब तक चला? 35 तक। ठीक है, क्या नाम था इसका? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्या इसने सती प्रथा को बैन किया था? क्या इसने ठगी प्रथा को बैन किया था? सती प्रथा किसकी मदद से खत्म की थी? राजा राममोहन राय। ठगी प्रथा किसकी मदद से खत्म की थी? वेरी गुड। क्या इसने जाति भेदभाव के आधार पर विरोध किया था? क्या इसने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था? क्या इसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी? बहुत बढ़िया। तो ये हमने किसको पढ़ा मेरे भाई? विलियम बेंटिक। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था क्या? हाँ कि नहीं? अब देखो, इसके बाद 1835 से 1836 तक एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स मैडकॉफ। क्या नाम होता है? चार्ल्स मैडकॉफ। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चार्ल्स मैडकॉफ ने कितने साल काम किया? केवल 1 वर्ष काम किया। और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो नीतियां लेकर आ रहे थे, अंग्रेजों का विरोध करने वाला अगर कोई था तो समाचार पत्र भी उनमें से एक थे। भारतीय समाचार पत्रों की स्थापना हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था ना, बंगाल गजट बताया था मैंने आपको, और आपको क्या बताया था? उद्दंड मारदंड। तो एक समाचार पत्र भी चलता था, आगे चल के चालू हुआ था सोम प्रकाश। इसने बहुत ज्यादा भारत में अंग्रेजों की सच्चाई और उनकी गलतियों का पर्दाफाश किया था। तो अंग्रेजों ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उस प्रतिबंध को हटा दिया था किसने? चार्ल्स मैडकॉफ। तो कहते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, क्या कहते हैं? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ। जबरदस्त प्रश्न बनेगा यहां से। मैं बहुत शॉर्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इतने सारे हैं ये कि आप खुद ही इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं बहुत शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा आपको खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, बिल्कुल काम काम की चीजें। बस एक सवाल ध्यान रखें, आपको सन याद नहीं करना, सन याद मत करो, कोई आवश्यकता नहीं। केवल आप इतना याद रखना, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन है? मैडकॉफ। कौन है बच्चे? मैडकॉफ। ऐसे याद कर लेना, मैडकॉफ। कॉफ को हम पढ़ सकते हैं कॉफी, और कॉफी पीते पीते व्यक्ति क्या पढ़ता है? समाचार पत्र। क्या पढ़ता है? समाचार पत्र। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। अगला आएगा ऑकलैंड। कौन आएगा? ऑकलैंड। इसने कब से कब तक काम किया? 35 से 36। अब ये ऑकलैंड काम करेगा 36 से कब तक? 42 तक। कब तक काम करेगा? 36 से लेकर 42 तक। अब 42 तक। अब देखिए, ये इसका प्रमुख काम ये होता है कि आपको याद होगा, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था, शेरशाह सूरी। उसने कोलकाता से पाकिस्तान तक सड़क बनाई थी जिसका नाम पड़ा था शेरशाह सूरी। उसने बनाई नहीं थी सड़क, तो प्राचीन काल से समय चली आ रही थी, वो बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, और जिसको हम प्राचीन भारत में उत्तर पथ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब मुगल काल आया तो मुगल काल में हम उसको बादशाही सड़क कहते थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसकी जब मरम्मत करवा दी अच्छे से, पूरा कलकत्ता से पाकिस्तान तक, पेशावर तक, तो उसको हम शेरशाह सूरी मार्ग पढ़ते रहे। लेकिन इस शेरशाह सूरी जो मार्ग है, इस शेरशाह सूरी मार्ग की मरम्मत करवाने के बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया जीटी रोड। क्या नाम रख दिया? जीटी रोड। जीटी का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो जीटी रोड, तो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम किसने दिया था? ऑकलैंड। इस मार्ग की मरम्मत किसने कराई थी? ऑकलैंड, ठीक है। इसने एक काम और किया था, मतलब इसने नहीं किया था, जिस समय ये भारत में गवर्नर जनरल के पद पर था, उस समय ब्रिटेन की संसद में एक कह सकते हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया था, और उस प्रस्ताव में लिखा गया था कि भारत के जो विद्यार्थी हैं वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जा सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय विद्यार्थियों को विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए किस समय पर, उस समय कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो आप क्या बोलेंगे? ऑकलैंड,
ठीक है, बस इसको याद करना हो तो करो और नहीं करना हो तो बिल्कुल याद मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ये ध्यान रखना कि सिरसा सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किसने किया था? जॉर्ज ऑकलैंड। किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड। कौन ने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड। कब से कब तक रहा ये? 36 से। अब आगे हम पढ़ेंगे एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ये कब से कब तक रहा? ये 42 से 44 तक। कब से कब तक रहा? 42 से 44। कब से कब तक रहा? 42। अब इसके बारे में एक बात सुनो ध्यान से कि इसने 43 में सबसे पहले सिंध पर विजय प्राप्त की थी। सिंध कहां पर पड़ता है ये देखिए, ठीक है। तो ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, ये पंजाब वाला क्षेत्र पाकिस्तान में भी था उस समय, और ये वाला क्षेत्र भी यहां पर। तो इसने सिंध पर क्या किया था? विजय प्राप्त की थी, ठीक है, सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और 1843 में सिंध को कहां मिला लिया था? भारत। कहां मिलाया था? सिंध को भारत में मिला लिया था। किसको मिला लिया था? सिंध। अब वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में भी पड़ता है सिंध, और पाकिस्तान में भी सिंध पड़ता है, ठीक है। अब 1843 में इसने किस पर प्राप्त की भैया विजय? ठीक है। अब 1843 में इसने एक काम और किया था, दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया था? खत्म। तो दास प्रथा को पूर्णतः खत्म करने वाला अगर कोई गवर्नर जनरल है तो वो कौन है भाई? लॉर्ड एलन बरो। इसको ये ज्यादा आईएम पे नहीं है एलन बरो, इसको याद रखना हो तो रखना, नहीं रखना तो मत रखना। एलन बरो, एलन बरो ने दो काम किए। इसने क्या काम किया? पहला बोलिए, सिंध पर विजय प्राप्त की। सिंध पर क्या प्राप्त की? विजय। और दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर। दास प्रथा को पूरी तरीके से क्या कर दिया? खत्म कर। ये क्या किसको पढ़ रहे हैं हम? लॉर्ड एलन बरो। अब एलन बरो के बाद आपको पढ़ना है भैया हार्डिंग। क्या पढ़ना है? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। इसके बारे में अगर आपसे बात की जाए तो इसने नरबली प्रथा पर बैन लगा दिया था। कौन सी प्रथा पर? नरबली प्रथा क्या है भैया? नरबली प्रथा के बारे में बताओ। नरबली प्रथा में मनुष्यों की बलि देते थे। किसकी बलि देते थे? मनुष्यों की। ये कब से कब तक रहा? 44 से 48। कब से कब तक रहा? 44 से। हार्डिंग ने क्या बंद कर दिया? नरबली प्रथा। क्या बंद कर दिया? नरबली प्रथा। क्या बंद कर दिया? नरबली प्रथा। और इसने इसके समय पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कौन सा सिख युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 45-46 में। कब हुआ था? 45-46, ठीक है, 45-46। आंग्ल सिख युद्ध में आपको पता होगा, आंग्ल सिख युद्ध महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, जिनके पुत्र का नाम क्या होता है? दिलीप सिंह। हाँ कि नहीं? चलिए, तो इतनी कहानी मैंने आपको पढ़ाई। लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया? भारत में सिंध को मिला दिया और दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हार्डिंग ने क्या किया? नरबली प्रथा को बैन किया और प्रथम आंग्ल सिख इसके समय पर हुआ। चलिए पहले पूरा देखते हुए आते हैं, शुरू से हमने जितना पढ़ा। विलियम बेटिक को हमने पढ़ा। क्या ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था? हाँ। क्या इसने सती प्रथा को बैन किया था? हाँ। क्या सती प्रथा का विरोध राजा राममोहन राय ने भी किया था? हाँ। स्लीमैन के सहयोग से इसने ठगी प्रथा को खत्म किया था? हाँ। अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था मैकाले की सहायता से? हाँ। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी? हाँ। सरकारी नौकरियों में जाति धर्म भेदभाव को खत्म किया था? हाँ। यहाँ पर चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं? हाँ। जॉर्ज ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदल कर रख दिया था, सिरसा सूरी का नाम बदल कर रख दिया था ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, ध्यान रखना। एलन बरो को क्या कहते हैं? इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और दास प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो इसने क्या किया था? नरबली प्रथा को बैन किया था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय पर हुआ था? चलो बताओ, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? कौन है मेरे भाई? पहला गवर्नर जनरल विलियम बेटिक। अब आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेटिक तो है, लेकिन क्या इसने सती प्रथा को बैन किया था? ठगी प्रथा को बैन किया था? चलिए, अच्छा, विलियम बेटिक के समय पर, विलियम जो बेटिक था उसके समय पर कर्नल स्लीमैन ने इसकी सहायता की थी ठगी प्रथा खत्म करने की। लेकिन राजा राममोहन राय ने किस चीज को खत्म करने के प्रयास किया? किस चीज को? सती प्रथा। अच्छा, सती प्रथा में क्या होता है? महिलाएं पति के मृत्यु के बाद उसकी जलती हुई क्या बोलते उसको, जलने, चिता के ऊपर लेट जाती और मर जाती। चलिए आगे चलें।
अब पढ़ेंगे हम कहां पहुंच गए हैं भैया, लॉर्ड डलहौजी के पास। कहां पहुंच गए हैं? तुमने बचपन से इसके बारे में पढ़ते हुए आए होंगे, और उन्होंने कहा फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की नीति है। 48 से 56, 1848 से 1856 तक कौन रहा था भारत में? लॉर्ड डलहौजी। क्या ये भारत का गवर्नर जनरल था कि बंगाल का गवर्नर जनरल था? भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या किया था? इसने 48-49 में आते ही सबसे पहले आंग्ल सिख युद्ध किया। आंग्ल सिख युद्ध किया था। कौन सा युद्ध किया था? आंग्ल सिख युद्ध। और मेरे बच्चे, आंग्ल सिख युद्ध के तहत क्या हुआ था? इसने सिखों को हरा दिया था और पंजाब को किसमें मिला दिया था? भारत में। तो बताए, पंजाब को भारत में विलय करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? क्या नाम था? डलहौजी। अब जब सिख हार गए थे तो सिखों के पास एक प्रसिद्ध हीरा था जिसका नाम क्या था? कोहिनूर हीरा। मैंने पढ़ाया है ना बेटा आपको, कोहिनूर हीरा। तो इसने कोहिनूर हीरा सिखों से लेकर किसे भेज दिया था? विक्टोरिया। विक्टोरिया कहां की महारानी है? ब्रिटेन। विक्टोरिया को भेज दिया था। अच्छा, इसके समय पर जो रणजीत सिंह के लड़के थे दिलीप सिंह, इनको उच्च शिक्षा हेतु कहां भेज दिया था? इंग्लैंड। कहां पर भेज दिया था? पंजाब को किस राज्य में सम्मिलित किया गया था? हाँ कि नहीं? अब यहां पर एक बात और ध्यान से सुनना, इसके समय पर इसने बर्मा से भी युद्ध किया। बर्मा किसे कहते हैं? म्यांमार। किसे कहते हैं? म्यांमार। और यहीं पर काली पानी की सजा होती है, ध्यान रखना, काला पानी की सजा कहां पर है? म्यांमार। ठीक है। 1852 के आसपास इसने युद्ध किया और बर्मा को हरा दिया, और बर्मा को किसमें मिला दिया? भारत। बर्मा को किसमें मिला दिया? भारत। बताएं, इसके समय पर पहला आंग्ल सिख युद्ध, अंतिम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था जिसमें सिख हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेजों से इसने कोहिनूर हीरा लेकर कहां भेज दिया था? ब्रिटेन। महाराजा दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए कहां भेज दिया था? ब्रिटेन। और इसने पंजाब को कहां मिला लिया था? भारत में। उसके बाद इसने बर्मा से भी युद्ध किया और बर्मा को भी कहां मिला दिया? भारत। अब इसने एक सिद्धांत लेकर आया था, व्यपगत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यपगत के सिद्धांत को हम कह सकते हैं हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। हड़प नीति। हड़पने का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज को हड़प लेना, दूसरे की चीज को हड़प लेना। ठीक है। इसके तहत क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है, कोई महाराजा है। अब मान लीजिए कोई महाराजा है, अब उस महाराजा की एज होते जा रही है, वो मरने वाला है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो किसी के बच्चे को गोद लेके उसको महाराज नहीं बना सकता। अगर किसी राजा महाराजा की संतान नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। ये नीति किसकी थी? अंग्रेजों की। तो ऐसे करके अंग्रेज भारतीय राजाओं की जो क्या कह सकते हैं रियासत है, उसे किसमें मिला रहे थे? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे थे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी राजा महाराजा की संतान है लेकिन वो वयस्क नहीं है, वयस्क मतलब बड़ी नहीं है, बड़े नहीं, लड़कियों को नहीं बैठने देंगे, लड़का ही गद्दी पर बैठेगा, लड़का भी हो तो वो वयस्क हो। तो कई सारे राजा महाराजा ऐसे होते थे जिनकी संतान तो होती थी लेकिन वो छोटी होती थी उनकी मृत्यु के समय। राजा जीता ही कितना है, राजा सबसे पहले मारा जाता है ना भाई युद्ध में। तो राजा मर जाता था, उसका लड़का अगर छोटा रहता था तो ये लोग क्या करते थे, उसके साम्राज्य को हड़प लेते थे और अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसकी एक मैट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सोच नहीं, सज संभल कर उधर झांको ना। क्या बोलेंगे? सज संभल कर उधर झांको ना। ये एक ट्रिक, ये मैंने अभी बनाई है आते आते। मैंने कहा यार तुम लोगों को कैसे याद होगा। देखो यहां पर एक अपन बात करें, सतारा, सतारा। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो जैतपुर। ठीक है। जैतपुर की बात आगे बात करें तो संभलपुर। ठीक है। उसके बाद बात करें तो उदयपुर। ये उदयपुर वो वाला नहीं है, राजस्थान वाला, मध्य प्रदेश वाला है उदयपुर। उदयपुर के बाद बात करें झांसी। झांसी के बाद बात करें नागपुर। नागपुर के बाद बात करें झांको ना, अवध। ठीक है, अवध।
ये आते आते मैंने ट्रिक बनाई आपके लिए, क्योंकि इतने सारे नाम, और अच्छा पेपर में आ जाता है कि किस, ये बहुत आईएमपी, आपको पता है मैं आपको कचरा का भी नहीं पढ़ाता। जो जरूरी है, जो सवाल बने हैं, मैं पूरा टेस्ट पेपर पे और अब तक प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबका एनालिसिस करके बहुत सिलेक्टेड कंटेंट आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आपको कचरा भी नहीं पढ़ना पड़े और अच्छा अच्छा कंटेंट मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन राज्यों को हड़प लिया गया था हड़प नीति के माध्यम से। ठीक है, तो पहला कौन सा आ जाएगा आपका? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। ठीक है, तो देखो, सा से सतारा, जा से जैतपुर, संभलकर से संभलपुर, ऊ से उदयपुर, जहां से झांसी, ना। अब देखो, ना को हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, ना ऐसे लिखा था ना, ना से नागपुर, आ से अवध। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ट्रिक का यूज कर लो, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही याद कर लेना। ठीक, सतारा की अगर हम बात करें तो इसको कब शामिल किया गया था? 1848 में। अंग्रेजी क्या लिख रहा हूं मैं, 1848। इसको किस साम्राज्य में मिला लिया था? ब्रिटिश साम्राज्य में 1848 में। जैतपुर को 49, संबलपुर को 49, उदयपुर को 52, झांसी को 53, नागपुर को 54, अवध को 56। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1800 ऐसे याद कर लेना, 48, 49, 49, 52, 53, 54, फिर एक साल का गैप देकर 56। ठीक है, 48, 49, 49, 52, 53, 54, 56, सीधा। देखो, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन राज्यों में या इन प्रदेशों की हम बात करें, कौन सी नीति लागू की गई थी? हड़प नीति, और इनको लूट लिया गया था। यहीं पर हम बात करें 1857 में, मैंने आपको क्रांति पढ़ाई है 1857 की, भली भांति तरीके से पढ़ाई है। तो 1857 में एक कित्तूर की महारानी थी, चेल्लाना, चेल्लम्मा बोलते थे, चेल्लम्मा। ठीक है, तो उनने भी विद्रोह कर दिया था, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उनने भी क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और एक बात और ध्यान रखना कि जब मैं आपको जो बोर्ड पर लिखता हूं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसी को आप अपने नोट्स पर लिखते हैं, लेकिन नोट लिखते समय जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूं तो इन बातों में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके नोट्स में लिखी जानी चाहिए। तो मेरे द्वारा बोले गए शब्द को भी आपको उसमें लिखना है। अब ये मत लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे भैया? कित्तूर की महारानी चिल्लना से, क्यों बेटा नींद आ रही है क्या? नींद तो आएगी यार बेटा, देखो क्या कौन सी ट्रिक लगाऊं उसमें, अब बताओ, नींद तो आएगी ना भैया, है कि नहीं? चल, तो इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। इनका नाम क्या था? इनका नाम था चेन्नम्मा। इनका नाम क्या था? चेन्नम। इनका नाम क्या था? चेन्नम। ठीक है, और ध्यान रखना, इन्होंने अवध, अवध कहां पर लिखा है? ये लिखा है 1856 में। अवध का नवाब मैंने पढ़ा चुका हूं 57 की क्रांति में, वाजिद अली शाह। क्या नाम था? इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया। कुशासन का मतलब कि तुम शासन ढंग से नहीं चला पा रहे हो, इसलिए शासन किसे दे दो? हमें दे दो। तो अवध को ये बहुत बड़ा काम कर दिया था इन्होंने, अवध के नवाब के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर और इनका राज्य हड़प लिया। तो वहां के लोगों को मन में क्या आ गया? उनकी भावनाएं आहत हो गई, और फिर आगे चल के 1856 के बाद 57 में क्रांति की शुरुआत हो गई। तो 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण जो था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था भैया जी? लॉर्ड डलहौजी था वो। ठीक है, अभी लॉर्ड डलहौजी खत्म नहीं हुआ, अभी लॉर्ड डलहौजी बहुत पढ़ना है आप लोगों को। अब इसने क्या किया था? इसके प्रमुख काम सुनिए। इसने मेरठ से अपना मुख्यालय हटा दिया था तोपखाने का। बहुत आईएमपी सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाना मेरठ से हटाकर मुख्यालय किसे बनाया था? कोलकाता। किसे बना दिया था? कोलकाता। और दूसरा सवाल ध्यान रखना, इसने सेना का मुख्यालय किसे बना दिया था? शिमला। सेना का मुख्यालय कहां बनाया था? शिमला। और ध्यान रखिए, इसी शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। कौन सी राजधानी बनाई थी? ठीक है, तो इसने मेरठ से तोपखाना हटाकर कहां लेकर गया था? बोलिए, कोलकाता। और इसने सेना का मुख्यालय कहां बनाया था? शिमला। कहां बनाया था? शिमला। और भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया था? किसे बनाया था? भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया था? शिमला। अब सुनिए, यहां पर 1854 में एक एक्ट आता है। 1854 में एक्ट भी बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि योजना आई थी, एक दस्तावेज आया था जिसका नाम था वुड डिस्पैच। जरूरी, बहुत आईएमपी सवाल है ये, वुड डिस्पैच।
वुड डिस्पैच के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। वुड डिस्पैच क्या है, देखिए बेटा, वुड डिस्पैच जो है ये चार्ल्स वुड के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स वुड। इसमें यह था, चार्ल्स वुड के द्वारा यह था कि वुड डिस्पैच में जो विश्वविद्यालय थे भारत में पढ़ाई के लिए, उनमें सुधार किया गया। क्या किया गया? सुधार। तो बस इतना ध्यान रखना कि वुड डिस्पैच किसने लेकर आया था? चार्ल्स वुड ने। किसके समय पर लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी। ये किससे संबंधित था? ठीक है, अरे कुछ नहीं, इसमें विश्वविद्यालय खोले गए थे, बंबई, मद्रास, कोलकाता में विश्वविद्यालय वगैरह खोले गए थे, तो ये विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित है। बस इतना ध्यान रखना, आपको ज्यादा कचरा नहीं पड़ना। ठीक है, आगे चलें। फिर इसने 1854 में कौन सा प्रस्ताव या कौन सा कह सकते हैं एक्ट आया था? तो वुड डिस्पैच। ठीक है, अब एक काम और हुआ था इसके समय पर, इसने 1854 में डाक टिकट, ये बहुत बहुत आईएमपी सवाल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान रखना। 1854 मोस्ट आईएमपी लिख सकते हैं, डाक टिकट प्रारंभ कर। तो भारत में डाकघर का प्रचलन या डाक टिकट का प्रचलन किसके समय पर चालू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय पर चालू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, डाक। ठीक है, और 16 अप्रैल 1853, आप कंटेंट देखो बेटा, मैं कहां कहां से कैसे कैसे करके जोड़ मरोड़ के एक एक क्वेश्चन निचोड़ तक पढ़ाता हूं आपको। 1853 में इसने भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई थी, मुंबई से थाने। कहां से? मुंबई से थाने। और बेटा ये कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। इसमें 2-3 इंजन लगे थे, वो आपको जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाएंगे। रेलवे का विकास, कितने रेल रूट है, कहां से कौन सी रेल, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, सबसे धीमी चलने वाली गाड़ी, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबी सुरंग, तो वो उसमें पढ़ेंगे। इसमें केवल अपने को इतना ध्यान रखना है कि रेल का प्रारंभ किसके समय पर चालू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय पर चालू हुआ था? इसी के समय भारत में पहली विद्युत तार सेवा, कौन सी तार सेवा? विद्युत तार सेवा चालू हुई थी। कहां से कहां तक? आगरा से कलकत्ता। आगरा से कलकत्ता। तो भारत में पहली तार सेवा कब से कब तक चालू हुई थी? आगरा से कलकत्ता। और इसने सिक्किम पर भी चढ़ाई करी थी 1850 में। ठीक है, और सिक्किम के कुछ क्षेत्र आप देखते ना, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना, ये सिक्किम में पड़ता था, और पहले सिक्किम भारत के क्षेत्र में नहीं था। तो दार्जिलिंग जैसे प्रदेशों को जीतकर किसमें मिला दिया था इसने? भारत में। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना। कब तक ध्यान रखें भैया, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया पर। ठीक है, सही है बेटा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, कंटेंट अच्छा है। देखो अब आगे इसके बारे में कुछ चीजें और ध्यान रखना। इसने अपने कंपनी में ये कह दिया कि मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो मैं गवर्नर जनरल हूं पूरे भारत का, मेरी कंपनी में जो प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं वो सीधे ही उठ के चले आ रहे हैं, ना उनकी योग्यता का पता है, ना उनकी एजुकेशन का पता है, रिश्वत दे के चले आ रहे हैं, कैसे चले आ रहे हैं हमें नहीं पता। देखो भाई, अगर आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। तो इसने सबसे पहले भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की थी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर जोर दिया था। और अगर कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो 18 से 23 वर्ष, कम से कम आप कितने साल के हो? 18, और ज्यादा से ज्यादा कितने साल के होंगे? 23। अगर आपकी उम्र 23 से ज्यादा है तो आप प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के नहीं बन सकते। यहां पर होता है भाई साहब, आपको पहले आपको बताया भी था, आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1862-63 में बने थे। और ध्यान रखिए, सत्येंद्रनाथ टैगोर ये कहां जाकर बने थे? ब्रिटेन में परीक्षा देकर आए थे इन्होंने, ब्रिटेन। भारत में सिविल सेवा की परीक्षाएं आयोजित कब से होना चालू हुई थी? 1922। और कहां से? इलाहाबाद से। हर एक प्रश्न जबरदस्त है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। ठीक है, इलाहाबाद से भारत में पहली सिविल सेवा की परीक्षा चालू हुई थी। इससे पहले कहां से होती थी? ब्रिटेन। पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, किसने आईसीएस के पद से इस्तीफा दिया था? आप नए हो क्या बेटा? क्या नाम है आपका? चलो, आपको बीच में से बैठे हो तो कुछ समझ में तो नहीं आएगा, आपको 1-2 दिन बैठेंगे ना, थोड़ा ठीक लगेगा आपको।
चले, अब 1856 से 1862 एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम क्या रहेगा? कैनिंग। कौन रहेगा? कैनिंग। अब मेरी बात सुनो, क्या डलहौजी ने हड़प नीति लेकर आया था? क्या डलहौजी ने भारतीय प्रजा को बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित किया था? इसी कारण 1856 में जब ये वापस जाता है तो 57 में भारत में एक क्रांति की शुरुआत होती है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति इतनी जबरदस्त होती है जिसमें लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, भारत की जनता बहुत विरोध करती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इतनी बुरी स्थिति कर देती है कि ये लोग भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ब्रिटेन की जो सरकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहती है कि तुमसे अगर भारत में शासन नहीं चलाया जा रहा है तो शासन हम चलाते हैं। तो 1858 में, कब की बात चल रही है? 1856 में डलहौजी चला गया और 56 में ही कौन आ गया? कैनिंग। लेकिन 57 में क्रांति हो गई। 58 में क्या हुआ? 1858 में भारत में ब्रिटेन का एक कानून आता है, भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। इस संविधान में पढ़ेंगे आप, ये एक्ट है, और एक्ट जितने भी है, कानून है, अनुच्छेद है, सब संविधान में पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको मोटा मोटी बताते चल रहा हूं, हालांकि मुझे बताना नहीं था, ये इतिहास है, लेकिन फिर भी सीख लो। 1858 में भारत में एक कानून आता है, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम कब आता है? 1858 में, ठीक है। धारा खुल रहे हैं अब देखिए यहां पर कहानी क्या होती है कि ब्रिटेन की सरकार कह देती है ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुमसे शासन नहीं चल रहा है, तुम्हारा पूरा जो साम्राज्य है अब कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। तो भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधा किसके पास चला जाता है? ब्रिटेन की सरकार। अभी तक देश में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, जिसका भारत में अधिकारी कौन है? भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन अब भारत में गवर्नर जनरल का पद पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म। और अब भारत में ब्रिटेन की सरकार एक व्यक्ति को भेजेगी और उस व्यक्ति को कहा जाएगा वायसराय, क्योंकि वो वायसराय कौन है? वो ब्रिटेन की सरकार का आदमी है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा दिया जाता है पूरा काम, और किसको रख लिया जाता है? किसके पास सत्ता चली जाती है? ब्रिटेन की सरकार। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसी कैनिंग को कहा गया कि अभी तक तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अब किसके लिए काम करोगे? ब्रिटेन की सरकार के लिए, क्योंकि अब भारत पर शासन कौन चलाएगी? ब्रिटेन की सरकार। अब भारत पर ब्रिटेन की सरकार का शासन होगा, ठीक। अब यहां पर आगे की कहानी हम बात करें, आगे की कहानी हम बात करें कि भैया जब ब्रिटेन की सरकार भारत पर शासन चलाएगी तो भारत में अपने अधिकारी को भेजेगी, और उस अधिकारी का नाम क्या रहेगा? उस अधिकारी का नाम क्या रहेगा? वायसराय, ठीक है। उस अधिकारी का नाम क्या रहेगा? वायसराय। अब भारत का वायसराय पहला कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कैनिंग। यही कैनिंग हो जाएगा, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, कैनिंग हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? यही होगा ना, कैनिंग। क्योंकि अभी तक ये क्या था? गवर्नर जनरल, लेकिन अब इसे क्या बना दिया गया? वायसराय। और अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी रहा क्या? नहीं। अब ये किसका आदमी रहेगा? सरकार। और भारत पर कौन शासन करेगा? तो भारत का पहला वायसराय कौन होगा? कैनिंग। कौन होगा? जो किसका आदमी होगा? ब्रिटेन की सरकार का। तो भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अंतिम गवर्नर जनरल। अच्छा, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से खत्म कर दिया गया था? बताओ। भारत शासन अधिनियम। अब यहां पर एक बात सुनेंगे, जब कैनिंग भारत में शासन कर रहा था तो भारत में 1854 में पहली कॉटन मिल की स्थापना होती है। मतलब बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि अंग्रेज अभी तक किसी भी व्यवसाय को भारत में चालू नहीं करने दे रहे थे, लेकिन भारत में 1854 में पहली कॉटन मिल चालू मतलब स्थापना हो जाती है बंबई में। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? कावस जी डावर।
कौन होते हैं? कावसजी डाबर के द्वारा पहली कॉटन मिल की स्थापना होती है। अच्छा, आपसे चालू बात करें कि इसका प्रोडक्शन कब से चालू होता है? 1856। इसका प्रोडक्शन कब से चालू होता है? 1856। कब से चालू होता है इसका प्रोडक्शन? 1856। और ध्यान रखिएगा, आगे अगर मैं आपसे बात करूं, एक और जबरदस्त आपसे बात करूं कि भैया जो हिंदू लोग थे, जब ये हिंदू पुरुष मर जाते थे तो उनकी जो पत्नियां रहती थी, इन्हें विधवा कहते हैं आज भी, तो उस समय पर भी विधवा कहते थे। तो विधवाओं को जिंदगी भर फिर कुंवारा, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी महिला की शादी किसी पुरुष से हुई और 6 महीने के बाद वो पुरुष खत्म हो गया, तो वो विधवा जो है उसकी तो पूरी जिंदगी अब अकेले ही गुजारना है उसको। तो यहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जबरदस्त प्रश्न बता रहे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका समर्थन किया किसने? कैनिंग ने। और यहां पर विधवा पुनर्विवाह, क्या बोलेंगे? आईएमपी सवाल है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है और ये पूरी स्वतंत्रता के साथ भारत में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो कब लागू हो जाता है? 1856 में। कब लागू हो जाता है? 1856। ठीक है। और 1857 में कैनिंग के समय पर भी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। महालेखा परीक्षक कौन होता है? वर्तमान में भारत में भी महालेखा परीक्षक है जिसका पूरा नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। ये क्या करता है? ये सरकार के खर्चों, आय पर नियंत्रण रखता है। सरकार ने कहा कितना खर्च किया वो उजागर करता है, कितना चोरी, कितना घपला वपला किया है, ये भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखता है। तो ये 1857 में, कब की बात चल रही है बेटा? 1857 में। कौन सा अधिनियम, किस पद की नियुक्ति हुई थी, किस पद का स्थापना हुई थी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन उस समय इसको केवल महालेखा परीक्षक बोलते थे, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। तो चलो एक बार फिर से अपन पूरा रिवाइज करते हैं। यहां से 1856 से 1862 तक भारत में कौन रहता है? कौन रहता है? कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन होता है? कैनिंग। किसके अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। अच्छा बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत में? कैनिंग। ठीक है। 1854 में किसकी स्थापना हुई थी? कॉटन मिल। किसके द्वारा? कावसजी डाबर। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह में किसने समर्थन किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब की बात है? 1856। और ध्यान रखिएगा यहां पर महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति हुई थी। अरे हाँ कि नहीं? चलो तो अच्छा मुझे ये बताओ, व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लेकर आया? किसने लेकर आया? डलहौजी। किन किन राज्यों पर हड़प नीति का प्रयोग किया? सतारा, जैतपुर, संबलपुर और अवध और झांसी और नागपुर। ठीक है। इन पर क्या किया? हड़प नीति का प्रयोग। हड़प नीति में क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का बच्चा छोटा है या किसी का बच्चा नहीं है तो उसको हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य में? अरे हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। सुनो, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, जबरदस्त बात बता रहे हैं कि जब भारत शासन अधिनियम भारत में आता है तो यहां पर मुगल सम्राट का जो पद है जो चला आ रहा है, कब से? 1526। मुगल सम्राट का पद कब से चला आ रहा है? पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1526। बाबर। यार एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि अंग्रेज अच्छा आए या अंग्रेजों को नहीं आना था? भाई देखो, पढ़ाता तो रहता हूं मैं तुमको, लेकिन तुम्हारी सामान्य ज्ञान को भी तो देखें, बुद्धिमत्ता। आप एक बात देखो, अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या भारत को नुकसान होता या फायदा? दोनों होते। कैसे होते दोनों? क्योंकि देखो, अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो इससे यह होता कि जो मुगल वंश चला आ रहा था 1526 से, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सारंगीरा, फर्रुखसिया, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, ये जो चले आए, आलमगीर, उसके बाद कितने आए, अकबर द्वितीय,
शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये जितने भी शासक आए, ये इनसे चल नहीं रहा था भारत का साम्राज्य, ये आधुनिकता में बहुत पीछे थे। अंग्रेज लोगों ने बंदूक लेके आए, जब भारत के लोगों को पता चला कि बंदूक भी कोई चीज होती है, तो वहां के लोग बहुत समझदार थे, पश्चिमी सभ्यता के लोग, हाँ कि नहीं। वेस्टर्न कल्चर बहुत फास्ट हो चुका था जिस समय भारत में, क्योंकि भारत में मुगल थे और मुगलों का काम केवल इतना था कि शराब पीना है और इश्कबाजी करना है, ताजमहल बनवाना है, कोई मर गई तो ये काम करना है, ठीक है, ये मुगलों का काम था। भारत में आधुनिकता के क्षेत्र में भारत बहुत पीछे जा रहा था किस समय पर, और अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो ये मुगल वंश लंबे समय तक चलते रहता। हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं तो वीर शिवाजी हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें हम कहते हैं, उसके बाद और भी अच्छे अच्छे शासक हुए, ये देश की बॉर्डर संभाल के और ले जाते। हालांकि अंग्रेजों ने इनका विरोध किया, शिवाजी महाराज और औरंगजेब के समय संघर्ष होता रहा। शिवाजी महाराज के जाने के बाद संभाजी महाराज आए, फिर राजा राम आए, इनके बाद पेशवाओं का काल चला, ये औरंगजेब से लगातार संघर्ष करते रहे, दिल्ली फतेह भी कर गए थे। अधिकांश क्षेत्र पर इन लोगों ने भारत में हिंदुत्व की स्थापना भी कर दी थी। या हिंदुत्व की बात, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुत्व की स्थापना हो, मैं ये कहता हूं किसी की भी स्थापना हो, लेकिन भारत एक आधुनिक क्षेत्र में अपना खुद का एक स्थापित करेगी वर्चस्व की, भाई हम भी हैं, विदेशों में हमारा भी नाम। लेकिन ये जो मुगल शासक चले आ रहे थे, जिस तरह की राजनीति हो रही थी, जिस तरह के राजा बन रहे थे देश में, वो सब मजा नहीं आ रहा था। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में बहुत सारी चीजें सीखी कि भाई व्यापार बड़े लेवल पर भी होना चाहिए, है कि नहीं। अंग्रेजी भी कोई भाषा होती है, उसके बाद व्यापार भी कुछ चीज होती है। यहां से ज्यादा हमारे यहाँ की ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो विदेशों में लाखों करोड़ों रुपए के भाव में बेची जाती हैं, हाँ कि नहीं। शिक्षा भी कोई चीज होती है, पुलिस व्यवस्था भी कुछ चीज होती है, शासन प्रशासन भी कुछ चीजें होती है, सेना सिपाही आधुनिक हथियार भी कोई चीज होती है। ये सब भारत में कुछ नहीं था। भारत में क्या था कि यार देखो, घोड़ा पे बैठकर भागना है, तलवार चलाना है एकदम। अंग्रेजों ने दूर से बैठ के मार दिया कि भाई देखो, आधा किलोमीटर दूर से कोई भागते हुआ आ रहा, दी बंदूक मिलाकर फड़ से निपटा दिया उसको। बहुत सारी चीजें आई। उसके जाने के बाद भी भारत में फिर संविधान बना, और फिर भारत औद्योगिक क्रांति, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा, सरकार बनी। सरकार कैसे चलाई जाती थी भारत के लोगों को कहां इतना पता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान, हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, जो भारत की सरजमी पर पैदा हुए, इन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों को जोड़ा, एक सूत्र में बांधा, इतने बड़े देश की कह सकते हैं कि सीमा का गठन किया इन्होंने। तो अंग्रेजों के आने के बाद ही यह संभव हो पाया। तो कुछ बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं हो गया। तो कोई तुम संपन्न थे तो तुम्हारे घर में इतना कुछ नहीं था मेरे भाई, वो सब मुगलों के पास था। भारत बहुत संपन्न था, लेकिन मुगल कौन सा भारत को आगे बढ़ने दे रहे थे। वो भी तो टैक्स लगाकर बैठे थे ना, कि भाई अगर गंगा जमुना की पूजा करोगे तो तुमको टैक्स देना है, अगर तुमको तीर्थ यात्रा पर जाना है तो टैक्स देना है, मंदिरों की तुम पूजा कर नहीं सकते। अंग्रेजों ने उठा के सबका सफाया कर दिया एक तरफ से, हाँ कि नहीं। अंग्रेज बोल दिया, देखा ना, लकड़ी पे काम करने वाला कारपेंटर जो होता है, जो लकड़ी होती कहीं से ऐसी होती, कहीं से ऐसी टेढ़ी बेढ़ी होती, वो रुंदा चला कर उसको सीधा कर देता है उसको। अंग्रेजों ने एक तरफ सबको छील छपाट करके चले गए, चिकना बिल्कुल सपाट, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तुम्हारे पास ज्यादा है तो भी मैं छुड़ा लूंगा, तुम्हारे पास कम है तो तुम खुश रहो। सबको गरीब बना के चले गए। उससे पहले क्या था, कोई बहुत बड़ा था, कोई बहुत गरीब था। अंग्रेजों ने बहुत बड़े आदमी को उठा के सीधा यहां लेकर आए, सब लोग बराबर रहेगा। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है, आगे अपन बात करें, पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी कब, 1861 में। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या है ये भी तुम संविधान में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, उसमें इसकी अनुमति के बिना कोई दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है पोर्टफोलियो। और भी डिटेल में आपको संविधान में पढ़ाएंगे जब इसके बारे में बता देंगे। फिलहाल केवल इतना ध्यान रखो, पोर्टफोलियो की शुरुआत किसके समय पर हुई थी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे अगर मैं आपसे एक बात और करूं कि इसी के समय पर 1859 में भारत में पश्चिम बंगाल में, कहां पर, पश्चिम बंगाल, एक स्थान पड़ता है रिसरा, यहां पर जूट उद्योग की स्थापना हुई। कौन से उद्योग की स्थापना हुई थी, जूट उद्योग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसी के समय पर, कैनिंग के समय पर, बंबई, मद्रास और कोलकाता में काय की स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालय। अरे हाँ या ना, तो बताएं, भारत शासन अधिनियम किसके समय पर आया था, क्या नहीं।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कौन था? कैनिंग। किसके समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया था? कैनिंग। पहली कॉटन मिल किसके समय पर स्थापित हुई थी? कैनिंग। कब स्थापित हुई थी? 54। प्रोडक्शन कब चालू हुआ था? 56। किसके द्वारा स्थापित हुई थी? काबस जी डाबर। विधवा पुनर्विवाह किसने चालू करवाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसकी मदद से? कैनिंग की मदद से। महालेखा परीक्षक की स्थापना कब हुई थी? 57 में। 1861 में पोर्टफोलियो की स्थापना हुई। रसरा एवं जूट उद्योग की स्थापना 1859। कहां पर हुई थी? पश्चिम बंगाल। कहां पर हुई थी? चलो बहुत बढ़िया। अब अगला आता है लॉर्ड मेयो। कौन आता है? कब तक रहा था कैनिंग? अरे बोलो ना भैया जी, कैनिंग कब तक रहा था? अरे 68 तक रहा था ना। 69 तो कौन आ जाता है? मेयो। ठीक है, अब सुनो, इसके समय पर भारत की पहली जनगणना हुई। इसके समय पर भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लेकिन ये असफल हो गई थी। ये क्या हो गई थी बेटा? असफल। ठीक है, असफल। लॉर्ड मेयो के समय पर भारत की पहली जनगणना हुई थी, जो कि क्या रही? असफल। 1881 में, आगे पढ़ेंगे, यहां से बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से जनगणना चालू हुई थी, लेकिन ये जनगणना आपकी असफल हो गई थी 72 में। ठीक है, और इसके समय पर एक और सवाल ध्यान रखेंगे, कृषि विभाग की क्या हुई थी? स्थापना। बताएं, कृषि विभाग की स्थापना किसके समय पर हुई थी? जनगणना की स्थापना। चलिए, कूका एवं बहावी आंदोलन के तहत, ये याद रखना हो तो रखना, नहीं तो मत रखना, एक पठान के द्वारा चाकू मारकर इससे क्या कर दी जाती है? हत्या। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। जनगणना कौन करूंगा? मैं। जनगणना मैं। खेती कौन करूंगा? मैं से मेयो। खेती भी मैं, जनगणना भी मैं। मेयो मेयो ऐसे याद कर लेना। अरे है कि नहीं? म्याऊं म्याऊं नहीं बेटा, मेयो। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर एक देखेंगे, 1876 लॉर्ड लिटन। 1876 में लॉर्ड लिटन आता है और 1880 तक ये रहता है। ठीक है, लॉर्ड लिटन। आप ये मत सोचना कि आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। आपको एक ही बार में याद, आपको तो क्या किसी को नहीं हो सकता है। आपको बढ़िया नोट्स बनाना पड़ेगा। मैंने बहुत शॉर्ट पढ़ाया है आपको, तो बढ़िया एक एक दो दो पॉइंट सब में लिख के ट्रिक बना के याद करके पटक दो। ठीक है, चलो, लॉर्ड लिटन इसके समय पर, अरे यार ये क्या हो रहा मनीष? एक सेकंड, हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसके समय पर भारत में भयानक अकाल पड़ा था। भयानक अकाल पड़ा था, बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था इसके समय भारत में, बहुत ज्यादा। तो इसने अकाल आयोग की स्थापना की थी। कौन से आयोग की? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लिटन। किसने की थी? लॉर्ड लिटन। ठीक है, आगे एक और चीज ध्यान रखना, 1877 में इसने भारत में पहली बार दिल्ली दरबार लगाया था। दिल्ली आता है ये प्रश्न, भारत में पहला दिल्ली दरबार किसके समय पर लगा था? अरे जी हाँ या ना? जी मंगल भवन अमंगल। दिल्ली दरबार। इतना कमीना व्यक्ति, भारत में अकाल पड़ रहा है, लाखों लोग भूख से मर गए थे, मालूम है आपको? लाखों, 2-4-10 हजार नहीं, लाखों लोग भूख से मरे थे। और ये भारत में दिल्ली दरबार लगा रहा है, जश्न मना रहा है, और महारानी विक्टोरिया एवन को उपाधि दे रहा है केसर ए हिंद। कौन सा हिंद? महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी थी इसने? केसर ए हिंद। और सुनिए, अब भैया अकाल पड़ा, लोगों ने विरोध किया कि देखो भारत में लोग भूख से मर रहे हैं और ये जश्न मना रहा है। तो लोगों ने विरोध किया, पेपर में खबरें आई, तो इसने पेपर पे फिर से क्या कर दिया? बैन कर दिया और एक्ट लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, एक्टर लिख दिया। ठीक है, मेरा बोर्ड मुझसे कह रहा है मालिक बंद कर दो, बहुत गर्मी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्रों में एक खतरनाक तरह से इसका जो विरोध कर रहा था वो था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश एक समाचार पत्र था जो अंग्रेजी
साम्राज्य के खिलाफ बहुत कड़े शब्दों के साथ में इसका विरोध कर रहा था, जिस पर उसको लपेटने के चक्कर में उसने सबको लपेट दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके समय पर एक और अधिनियम इसने लेकर आया था, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, आप हथियार नहीं रख सकते, ये भारत में आज भी चलता है, आप हथियार नहीं रख सकते। आप तलवार लेके निकल जाओ रोड पे, पुलिस आपको अब भी आ जाएगी अंदर, आपको ले जाएगी उठा के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। तलवार का कौन सा लाइसेंस बनता है रे? बंदूक का बनता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अरे हाँ कि नहीं, बोलो ना भैया। और एक कौन सा? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, इसने एक काम और किया था। अधिकतम उम्र कितनी थी? 21 वर्ष। काय की? सिविल सेवा की। इसे घटाकर कितना कर दिया था? 19 वर्ष। कितना कर दिया था? समझ रहे हो कि नहीं? कितना कर दिया था? 19। यहां पर समाप्त होता है आपका कौन सा टॉपिक? भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो वायसराय अभी बचे हुए हैं, 1947 तक पढ़ना है। अभी हम कहां तक पहुंच पाए? 1880। अभी हमको बहुत पढ़ना है, 60-70 साल के वायसराय और पढ़ना। तो ये कल ही खत्म होंगे, आज ही खत्म कर दें क्या इनको? आपको याद हो जाएंगे? आप कब पढ़ेंगे? कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। कितना समय हो गया भैया?